हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का जो 2 पार्ट मैंने वीडियो डाला है आपने उसे देख लिया होगा, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे थे। तो आज उसी सीरीज़ का हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। लास्ट टाइम हमने कुछ बैक्टीरियल, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि 2 डिजीज हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। एक निमोनिया हमने पढ़ा था, दूसरा टाइफॉइड हमने पढ़ा था। तो अभी जो है वायरल डिजीज के बारे में आया। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेनी वायरसेस, बहुत सारे वायरस भी होते हैं। ऑल्सो काउज डिजीजेज इन ह्यूमंस, करा है बहुत सारे वायरस भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, ह्यूमन में डिजीज काउज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे वायरस भी होते हैं जो ह्यूमन में डिजीज काउज करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए यहाँ देखिए, राइनो वायरसेज रिप्रेजेंट करा है। राइनो वायरस जो है ये दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस, करा है वायरस के एक ग्रुप को, विच काउज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, जिसमें कि मतलब ये उन ग्रुप ऑफ वायरसेस को दर्शाता है जो कि एक ऐसा इन्फेक्शियस ह्यूमन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ह्यूमंस में, मतलब जो कि इन्फेक्शियस होता है, लोगों को आसानी से कम्युनिकेट हो जाता है, यानी कि हम कम्युनिकेबल बोल सकते हैं। हम लोगों ने इन्फेक्शियस पढ़ा भी था कल, जो आसानी से ट्रांसमिट हो जाए वन पर्सन टू अनदर। तो कुछ वायरस होते हैं, ये जो राइनो वायरस है ये ह्यूमन में, ये देखो कॉमन कोल्ड काउज करता है ह्यूमन में। कॉमन कोल्ड जो हम लोग को नॉर्मली सर्दी खांसी हो जाती है ना, उसी की बात की जा रही है। ये जो होता है राइनो वायरस के वजह से होता है, और ये कॉमन होता है, मतलब बहुत सारे, इनफैक्ट आप में से भी सारे लोगों को, मतलब जितने भी आसपास आप लोग देखोगे ना कभी वो डेफिनेटली कोल्ड से सफर किए होंगे। ठीक है, तो ये कॉमन है जो कि सारे लोगों को होती है। दे इन्फेक्ट द नोज, कह रहा है अब ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, ये आपके नाकों को इन्फेक्ट करते हैं। और रेस्पिरेटरी पैसेज, जो रेस्पिरेशन का जो पैसेज होता है, जो रास्ता होता है, उसको ये इफेक्ट करते हैं, बट नॉट द लंग्स, लेकिन ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे नोज में नसल चेम्बर जो है उनमें प्रॉब्लम आएगी, हम लोग नाक से सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा जब कॉमन कोल्ड हो जाती है तो लोग मुंह से सांस लेने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि नाक उनका ब्लॉक हो जाता है, तो इसके में वो मुंह से सांस लेने लगते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखो कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नजल कंजेशन। अब कह रहा है जो कॉमन कोल्ड होता है इसकी क्या विशेषता है, तो नजल कंजेशन, नाक में कंजेशन हो जाता है, यानी जाम हो जाता है, हमारा नाक बंद हो जाता है। एंड डिस्चार्ज, और नाक से फ्लूइड भी डिस्चार्ज होने लगती है, नाक से वो पानी आने लगता है। सोर थ्रोट, गले में खराश होने लगती है। होर्सनेस, आवाज हमारा बैठ जाता है, वो टफ हो जाता है, ऐसा कड़क हो जाता है। चलिए उसके बाद कफ बनने लगता है, हेडेक होने लगता है, यानी सर में दर्द देने लगती है, थकान होने लगती है। ये सब आपने फील किया होगा। ये सब प्रॉब्लम्स आती है तब जब हम लोगों को क्या हो, कॉमन कोल्ड हो। एंड कर विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। और ये जो कॉमन कोल्ड होती है ये 3 से 7 दिन तक तो रहती ही है, उसके बाद फिर हमें वो ठीक कर देती है, मतलब हम लोग दवाई लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, 3 से 7 दिन तक तो वो रहती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अभी देखो कह रहा है ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ, कह रहा है यदि कोई कफ कर रहा है या स्नीज कर रहा है, ठीक है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। और वो ड्रॉपलेट्स में ही क्या होते हैं, ये राइनो वायरस प्रेजेंट होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसको इनहेल कर लेता है, यहाँ देखिए आगे क्या बोल रहा है, ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज, ड्रॉपलेट्स जो कि आता है कहाँ से, कफ या स्नीज करने से, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा, आर ईदर इनहेल डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। यदि इसको डायरेक्टली इनहेल कर लिया जाए, मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो क्या किया, उसने कफ किया, स्नीज किया,
जिससे कि क्या हुआ, ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में हमारे आ गया, हमारे सामने आ गया। अब यदि हम उसको डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं, सांस में ले लेते हैं, या फिर वो किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे मान लो उसने खांसी किया पेन के ऊपर या कॉपी के ऊपर कर दिया, अभी वो जो ड्रॉपलेट्स है वो पेन पे लगा हुआ है, तो आप यदि आप पेन को अपने हाथ से पकड़ोगे तो वो ड्रॉपलेट्स आपके हाथ में लग जाएगा। फिर मान लो थोड़ी देर के बाद आपने उस हाथ को अपने मुंह में लगाया, तो जिससे कि या आपने कुछ खा लिया अपने हाथों से, तो क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स आपके मुंह में चले गए और इस तरीके से आपको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। आई होप आपको यह चीज क्लियर होगा। यानी कि यह ट्रांसमिट होता है या तो डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट से, या फिर बोल सकते हैं कोई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आने से, जैसे पेन हुआ, बुक्स है, कप्स है, डोर नॉब्स है, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, माउस etc कैन काउज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन। ये सब एक हेल्दी पर्सन में भी इन्फेक्शन काउज कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। चलिए ठीक है। अभी कुछ और वायरल डिजीज हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आप एक बार देख लेना। जैसे कि एक सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एड्स है जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अभी। फिर पोलियो है जो पोलियो वायरस से काउज होता है। ये सब भी कुछ आप जस्ट एक रिवाइज कर लेना जो जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। चलो आगे देखते हैं। अब वायरस में यहाँ एक ही था जो हम लोगों ने रीड कर लिया। अब यहाँ बात कर रही है सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस। कर रहा है कुछ ह्यूमन डिजीज जो होता है वो प्रोटोजोअन्स के द्वारा भी होता है, यानी प्रोटोजोआ भी कुछ बीमारियां करते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। कह रहा है आपने सुना होगा मलेरिया नाम की बीमारी के बारे में। ये अ डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे कि इंसान कई सालों से, पिछले कई सालों से लड़ते आ रहा है, मगर कोशिश कर रहा है कि इसको ओवरकम कर ले, इसके लिए वैक्सीन बना ले। लेकिन ये क्या अपने आप को हर बार इसका जेनेटिक जो होता है, जीन होता है, वो चेंज हो जाता है, जिस वजह से हम लोग इसका प्रॉपर वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। ठीक है, हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमें जरूर सफलता मिलेगी। चलो आगे देखते हैं। देखो कह रहा है प्लाज्मोडियम एटीनी प्रोटोजोन। प्लाज्मोडियम जो है एक छोटा सा प्रोटोजोन है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज के लिए। ठीक है, यही जिम्मेवार होता है किसके लिए, मलेरिया के लिए। मतलब प्लाज्मोडियम एटीनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। अभी देखिए प्लाज्मोडियम के भी अलग अलग बहुत सारे स्पेसीज होते हैं। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में 3 मेंशन किया गया। देखो प्लाज्मोडियम, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम कह रहा है ये सब क्या है, प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पेसीज हैं और ये अलग अलग टाइप के मलेरिया काउज करेंगे। मतलब करेंगे तो मलेरिया ही, लेकिन विवेक्स अपना कुछ अलग वाला मलेरिया करेगा, ये अलग वाला मलेरिया करेगा। ठीक है, कोई सीवियर होगा, कोई हो सकता है क्योरेबल होगा, ट्रीटेबल होगा, कोई होगा जो ट्रीटेबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बात करें हम लोग तो ये विवेक्स और मलेरिया वाला जो है ये क्या होता है, ये ट्रीटेबल मलेरिया होता है, मतलब इसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। बट ये जो फैल्सीपेरम वाला है ये काफी फैटल होता है, काफी हजार्डस है, काफी मतलब प्रॉब्लम होता है। यहाँ आगे देखिए अगला लाइन में लिखा हुआ भी है, ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया। कह रहा है इनमें से मैलिग्नेंट मलेरिया जो है, जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा काउज होता है। ठीक है, आई होप आपको यह चीज क्लियर समझ में आ रही होगी। यहाँ पे बोल रहा है मैलिग्नेंट मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा काउज होती है, ये सबसे सीरियस है, सबसे सीरियस वन है और ये घातक भी हो सकता है, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बाकी दोनों होती है वो ज्यादा सीवियर नहीं होती, वो ट्रीटेबल होती है, उसको आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। चलिए अभी बोल रहा है प्लाज्मोडियम को देखने के लिए, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को देखने के लिए। ठीक है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कैसा होता है। सबसे पहले प्लाज्मोडियम के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लाज्मोडियम जो होता है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, यानी कि ऐसे पैरासाइट जिनको कि 2 अलग अलग होस्ट चाहिए होता है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको।
यानी जैसे एक होस्ट चाहिए होता है किसी को न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए, अभी इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इनको अपना पूरा जीवन कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है। यहाँ आप नीचे में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए आपको एक ह्यूमन होस्ट दिखाया गया है, यानी इंसान की जरूरत पड़ती है, और दूसरा जो है वो मॉस्क्यूटो होस्ट है, यानी उसको मच्छर की भी जरूरत पड़ती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इनको 2 होस्ट की जरूरत होती है। प्राइमरी होस्ट जो होता है इनका, वो होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, ये मच्छर होती है फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो। और इनमें जो होता है ये सेक्सुअल स्टेज होता है इनका, यानी यहाँ पे ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं मॉस्क्यूटो के अंदर में। और वहीं बात करें जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन, जहां पे ये क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल स्टेज में होते हैं। चलिए तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे है। पहले हम लोग डायग्राम ही देख लेते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो जब बोल रहा है व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट, कह रहा है जब मॉस्क्यूटो बाइट करता है किसी इंसान को तो स्पोरोजाइट्स जो होता है वो इंजेक्ट हो जाता है, मतलब उस इंसान के शरीर में चला जाता है। अभी समझते हैं स्पोरोजाइट्स क्या है। स्पोरोजाइट्स जो है आपका जो प्लाज्मोडियम है वही प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हो जा रहा है स्पोरोजोइट्स में, जो कि हम कंप्लीट लाइफ साइकिल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा स्पोरोजोइट्स जो है वो प्लाज्मोडियम ही है, ठीक है। तो और ये जो होता है ये मॉस्क्यूटो के सेलाइवा में प्रेजेंट रहता है, यानी मॉस्क्यूटो के माउथ में प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही मॉस्क्यूटो ने यहाँ पर्सन को क्या किया, बाइट किया, बाइट करने के साथ ही ये मॉस्क्यूटो के सेलाइवा से निकल के पर्सन के ब्लड में चला गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो पैरासाइट्स जो कि स्पोरोजोइट्स है, ये क्या करती है, रीच द लीवर थ्रू ब्लड, ये हमारे लीवर में आती है। कैसे, ब्लड के रास्ते, यहाँ ब्लड में आ गया था, अब ब्लड के रास्ते हुए हमारे लीवर में चली आती है। यानी कि अभी ये जो हम साइकिल पढ़ रहे हैं ना, ये ह्यूमन की बात कर रही है, अभी जो है ह्यूमन होस्ट में है, ठीक है। अभी देखो हमारे कहाँ आ गया, हमारे ब्लड में आ गया, लीवर में आ गया, ठीक है, हमारे लीवर में आया हुआ है स्पोरोजोइट्स। अब कह रहा है देखो द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूसेज एसेक्सुअली, जो पैरासाइट्स होते हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ ह्यूमन वाले पेज में क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, तो ये यहाँ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लीवर सेल्स में, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, और ये अपना सेल को बर्स्ट करते रहते हैं और अपना नंबर बढ़ा बढ़ा के सबको ब्लड में रिलीज करते रहते हैं। यहाँ जैसे देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ 3 था, फिर यहाँ पे ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, यहाँ डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद बर्स्ट करके यहाँ क्या हो गया, बाहर आ गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। देखो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, अभी ये रेड ब्लड सेल में आ गया था, तो यहाँ पे भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल, और ये रेड ब्लड सेल को क्या करता है, बर्स्ट करता है, मतलब एक तरीके से फोड़ देता है उसको, काउजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर, जिससे कि इंसान को फीवर आने लगती है, बुखार आने लगती है, और भी लक्षण सिम्टम्स उसके शरीर में आने लगते हैं। रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, और कह रहा है ये जो रिलीज हो जा रहा है, यहाँ से देखिए जैसे आया हमारे हीमोग्लोबिन में, और फिर यहाँ आपने नंबर बढ़ाया और फिर इसको बर्स्ट कर दिया, मतलब इसको फोड़ के बाहर निकल गया, और ये फिर दूसरे रेड ब्लड सेल को जाके इन्फेक्ट करेंगे। ये चीज कंटिन्यूअस चलता रहता है इनका, ठीक है। उसके बाद देखें यहां से कह रहा है अब ये अपना गैमेट बनाएंगे, गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना लेंगे अपना, कहां पे, रेड ब्लड सेल में। हमारे रेड ब्लड सेल में ही अपना सेक्सुअल स्टेज एक तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। गैमेटोसाइट्स होता है, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ देखो रेड ब्लड सेल में है, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, और ये गैमेटोसाइट बन गया। अब ये गैमेटोसाइट अभी समझते हैं, गैमेटोसाइट जो है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, अभी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि हमको एक ही मच्छर काटेगा, दूसरा मच्छर भी आके काट सकता है। तो कोई दूसरा मच्छर आया और हमको क्या किया, वो बाइट कर लिया, बाइट करने के साथ उसने क्या किया, जो हमारा ब्लड है वो क्या किया, सक किया। फीमेल मॉस्क्यूटो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फीमेल मॉस्क्यूटो टेक्स ऑफ गैमेटोसाइट्स विथ ब्लड मील,
कह रहा है जो फीमेल मॉस्क्यूटो है वो इस गैमेटोसाइट्स को अपने अंदर लेती है ब्लड मील के साथ में, मतलब उसका जो वो खून खाना खा रही थी, खाना जो उसका न्यूट्रिशन वही है, ब्लड है, तो उसका जो खाना था उसके साथ में उसने गैमेटोसाइट्स भी ले लिया। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। ये गैमेटोसाइट है जिसको कि उसने ले लिया, यहाँ बॉडी से निकाल के मच्छर ने अपने अंदर ले लिया। अब देखो कह रहा है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। उसके बाद कह रहा है ये फर्टिलाइजेशन, इसका अभी फ्यूजन होगा ना, गैमेट बन गए हैं मेल फीमेल गैमेट, तो इनका फ्यूजन होगा, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अब फर्टिलाइजेशन और फिर डेवलपमेंट जो होता है मॉस्किटो के गट में होता है, यानी मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल में ही इनका आगे डेवलपमेंट होता है। यहां तक आपको क्लियर है। अब डेवलप होने के बाद देखो, डेवलप होने के बाद जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो वापस से पहुंच जाते हैं कहाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स में। मॉस्क्यूटो के सैलिवरी ग्लैंड्स के पास पहुंच जाते हैं स्पोरोजॉइट्स, ठीक है, ताकि फिर सलीबा के साथ ये क्या कर सके, फिर से अगले पर्सन से, मतलब ये साइकिल वापस से कंटिन्यू सर्कल चलता रहे। यहाँ देखो मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस स्पोरोजॉइट्स कह रहा है, जो मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है जिसको स्पोरोजॉइट्स भी हम बोल रहे हैं, ये एस्केप करते हैं गट से निकल जाते हैं, यानी इसके एलिमेंट्री कैनाल से निकल जाते हैं। यहाँ हम लोग देखे थे कि एलिमेंट्री कैनाल में गया था, एंड माइग्रेट टू द मॉस्क्यूटो सैलिवरी ग्लैंड, और फिर वहां से कहां चले जाते हैं, मॉस्क्यूटो के सैलिवरी ग्लैंड्स में चले जाते हैं। अभी सैलिवरी ग्लैंड में आ गया, और यहाँ हम लोग ने वही देखा था कि सैलिवरी ग्लैंड से कहां गया था, पर्सन के हाथ में। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें दो होस्ट होते हैं, पहला होस्ट जो होता है वो प्राइमरी होस्ट जो है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो है, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो ह्यूमन होस्ट है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। चलो अभी इसमें देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ था। देखो कह रहा है प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट्स। प्लाज्मोडियम जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर में आता है स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में, जो कि इसका इन्फेक्शियस फॉर्म है, मतलब ये इसका वैसा रूप है जिसमें कि ये इन्फेक्शन काउज कर सकता है, स्पोरोजॉइट्स, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो। कर अब ये कैसे आता है, तो बाइट करने से, इन्फेक्टेड जो फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो है उसके बाइट करने से ये चीज स्पोरोजॉइट्स जो है वो हमारे शरीर में इंटर करता है, ह्यूमन बॉडी के शरीर में इंटर करता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब देखो आगे बोल रहा है द पारासाइट्स, कह रहा है ये जो पारासाइट्स हैं इनिशियली मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग में ये क्या करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं, कहां पे, लीवर सेल्स में, जो हम लोगों ने देखा था लीवर सेल्स में ये अपना नंबर बढ़ाते हैं। देन अटैक द रेड ब्लड सेल, उसके बाद कहां पे आते हैं, रेड ब्लड सेल में आते हैं, और फिर उसको रप्चर करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल को। अब कह रहा है रप्चर ऑफ आरबीसी, ये जो आरबीसी का रप्चर हो रहा है इससे क्या होता है, रिलीज होता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजीन जिसको बोलते हैं। मतलब ऐसा देखो, इसमें जो हेमियोग्लोबिन होता है उसमें ये ग्लोबिन का पार्ट जो होता है वो खा जाता है, एक तरीके से ग्लोबिन का पार्ट खा जाता है, हीमियोजीन बचता है उसके बाद, यानी हीमियोग्लोबिन में से ग्लोबिन का पार्ट इसने खा लिया। अब जो बचा वहां पे हीमोजीन है, जो कि क्या होता है, काफी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ये से मतलब ग्लोबिन के साथ रहे तब तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ये अकेला हीमोजीन जो है ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाता है और फिर हमारे लिए काफी टॉक्सिक होता है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है चिल के लिए, हमको जो ठंडी लगती है या फिर जो हाई फीवर आने लगती है, तेज बुखार आने लगती है, इसके लिए रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, जो कि हर 3-4 दिन में हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। कह रहा है व्हेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, अब कह रहा है कोई जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, दीज पैरासाइट्स इंटर द मॉस्किटोज बॉडी, तो ये पैरासाइट जो है वापस से मॉस्किटो के बॉडी में आ जाती है और फिर आगे का डेवलपमेंट होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मॉस्किटो के बॉडी में आने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है। देखो कह रहा है द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजॉइट्स, पैरासाइट्स जो है उसके अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनाने के लिए, स्पोरोजॉइट्स बनाने के लिए, जो कि फिर बाद में उनके सैलिवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है, यहाँ देखो सैलिवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाता है। व्हेन दिस मॉस्किटोज बाइट ह्यूमन, और कह रहा है जब ये मॉस्किटो जो है किसी इंसान को बाइट करते हैं
तो द स्पोरोजॉइड्स आर इंट्रोड्यूस, तो स्पोरोजॉइड्स जो होता है वापस से उनके शरीर में, जो ह्यूमन है उनके शरीर में चला जाता है और इस तरीके से ये अगेन स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, जो हम लोगों ने अब पढ़ा। करेक्ट। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरियल पैरासाइट्स रिक्वायर 2 होस्ट। अब ये बता रहे देखो, कह रहा है ये इंटरेस्टिंग बात जानने के लिए कि मलेरियल पैरासाइट को 2 होस्ट की जरूरत होती है। पहला है ह्यूमन, पहला हम लोगों ने मॉस्किटो कंसिडर किया था, तो पहला मॉस्किटो प्राइमरी और सेकंड है हमारा ह्यूमन। टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, कर रहा है इसको इसका जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है ये वेक्टर है, यानी कि यही होती है जो ट्रांसमिट करती है डिजीज को, ठीक है, वेक्टर है, ये वेक्टर होती है जो डिजीज को भी ट्रांसमिट करती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये अगला स्लाइड हम लोगों ने पढ़ लिया हम, अब चलो देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 4 विल सून बी अवेलेबल। Subscribe and hit the bell icon so that you will get regular updates. रोशन पाठक, my name is रोशन पाठक एंड आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सपोर्ट करो so that मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपका ये कंटिन्यू करूं इस सीरीज को। मतलब इस चैप्टर को तो ऑब्वियसली पूरा करूंगा ही, ऑलमोस्ट कंप्लीट भी होने वाला है। तो आप लोग बस सब्सक्राइब कर लो और जो भी आपके नोन में है, यदि 12 में वो स्टडी कर रहे हैं सीबीएसई से, आप उनसे पूछो, एक बार वो देख के बताएं। यदि कुछ फीडबैक हो उनके तरफ से, कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट लानी है तो वो बता सकते हैं, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है, ताकि जिनको जरूरत हो उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।